गाइस, वेलकम बैक टू द स्क्रीन सेवी। आज मैं अगेन एक अंडररेटेड मूवी जैम लेके आ चुकी हूँ, सरदार उधम। ये 2021 में रिलीज हुई थी और इसको IMDb रेटिंग मिली है 8.4। ये मूवी जलियांवाला बाग मैसेकर के रिवेंज पर बेस्ड एक ट्रू स्टोरी है। उस डे जलियांवाला बाग में क्या हुआ था, कैसे हजारों लोगों, औरतों और बच्चों को मार दिया गया था, इस चीज को अगर फील करना है तो इस मूवी को जरूर से देखना। मूवी के लास्ट 1 आवर में बस यही सीन है। मोस्ट ऑफ द ऑडियंस इस मूवी को देख के रो दी थी। ऐसी मूवी है ये। कैसे उस टाइम सरदार उधम जिंदा बचे थे और कैसे उन्होंने अकेले 21 साल बाद रिवेंज लिया था, जबकि उनके सारे दोस्त मारे गए थे। यही इस मूवी में दिखाया गया है। मूवी में कोई पेट्रियोटिक सॉन्ग डालकर ऑडियंस को पंप नहीं किया जाता, बल्कि हिस्ट्री को इस तरीके से प्रेजेंट किया गया है कि देखने वाले की रूह कांप जाती है। हर एक सीन रियलिस्टिक फील होता है, जैसे कि आप खुद उस जगह पर खड़े हो। अब बिना टाइम वेस्ट किए मूवी की स्टोरी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करती हूँ। मूवी स्टार्ट होती है 1931 में एक जेल में। आज यहाँ से शेर सिंह रिहा हुआ है। ये बाहर आकर एक गेस्ट हाउस में रुकता है। यहाँ इससे मिलने नंद सिंह आता है। ये दोनों HSRA ऑर्गेनाइजेशन से हैं, जिसको भगत सिंह ने बनाया था। बट ये ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो चुकी है क्योंकि सभी मारे गए हैं और जो जिंदा है वो या तो जेल में है या टूट चुके हैं। नंद ने शेर सिंह को लंदन की डिटेल दी, बताया कि तू CID फॉलो कर रही है। अब CID से बच के निकलने को शेर सिंह ने सेव की और नाइट में ही निकल गया। CID वाला पुलिस को कंप्लेन करता है कि शेर सिंह 1 वीक से फरार है। उसने पुलिस स्टेशन में कोई रिपोर्ट भी नहीं की है। तो अब शेर सिंह को वांटेड डिक्लेयर करके ढूंढना स्टार्ट कर दिया गया। कुछ टाइम बाद पटियाला पुलिस स्कॉटलैंड में न्यूज देते हैं कि एक इंग्लैंड के लिए पासपोर्ट मिला है, जो कि उदय सिंह के नाम से इशू हुआ है। वो यहाँ के प्राइम सस्पेक्ट शेर सिंह से मैच करता है। तो अब ये शेर सिंह के पुराने सभी फोटोज मांग लेते हैं। अब सीन 1933 का USSR का दिखाया जाता है। यहाँ शेर सिंह कुछ लोगों के साथ ट्रेवल कर रहा था और भगत सिंह की फोटो देखते हुए अपना पास्ट याद कर रहा है। भगत सिंह शेर सिंह का आइडल है। यहाँ पे शेर सिंह भगत सिंह की HSRA ऑर्गेनाइजेशन के लिए हथियार लाया है। भगत सिंह और शेर सिंह अच्छे दोस्त थे और साथ में काम करते थे। अब प्रेजेंट में इन लोगों के रास्ते अलग हो जाते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद शेर सिंह ठंड से बेहोश हो जाता है। तब इसको एक रशियन लेडी यहाँ से बचाकर अपने घर ले गई और इसकी पूरी केयर की। फिर 1 साल बाद शेर सिंह लंदन पहुंचा। ये सबसे पहले एक पंजाबी रेस्टोरेंट में जाकर कॉपीकर के बारे में पता करता है, बट यहाँ इसे कॉपीकर नहीं मिला। फिर एक खबरी शेर सिंह को कॉपीकर तक पहुंचा देता है। कॉपीकर शेर सिंह को उसका नाम बदलने को बोलता है क्योंकि अब तक इसके अगेंस्ट अलर्ट इशू हो गया होगा। कॉपीकर और इसके दोस्त लोग शेर सिंह की हेल्प नहीं करना चाहते। शेर सिंह को भगत सिंह के शहीद होने से पहले उसकी एक चिट्ठी मिली थी जिसमें लिखा था कि बाहर जाकर लोगों का सपोर्ट खड़ा करो। पर कॉपीकर बोल रहा है कि यहाँ जितने भी इंडियन हैं वो तो यहाँ अपने अपने घरों में कंफर्टेबली बैठे हुए हैं, उनको कैसे जगह होगी। इनके पास फंड्स भी कम है तो सोच समझकर खर्च करना पड़ता है इन लोगों को। तो अब शेर सिंह यहाँ पर काम करेगा और कोशिश करेगा अपना ग्रुप बनाने का। कॉपीकर शेर सिंह को इनके कुछ कॉन्टेक्ट्स भी बता देता है। नेक्स्ट डे शेर सिंह जनरल डायर की कब्र के पास गया। ये वही था जिसके कमांड पर जलियांवाला बाग में शूट किया गया था। अब शेर सिंह टेलीफोन डायरेक्टरी से माइकल और डायर वाला पेज निकाल लेता है। माइकल उस हत्याकांड के टाइम पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। इन्होंने ही जनरल डायर को शूट करने भेजा था वहां पे। शेर सिंह का मकसद इसी को मारना है। अब ये टेलीफोन डायरेक्टरी से सभी माइकल में से अपने कल्प्रिट को ढूंढने लगता है। अब सीन 6 ईयर आगे शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे माइकल अपनी स्पीच दे रहा है कि इसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडिया से 1 लाख सिखों को इनकी आर्मी में ऐड किया था। इन्हीं की वजह से इंडियंस ने वॉर लोन के लिए दिल खोलकर डोनेट किया। इसकी वजह से वहाँ शांति है, वरना तो इंडियंस हैवान है, एक दूसरे को मारते रहते। इसलिए इनका राइट है कि इंडियंस पर रूल करे। तभी शेर सिंह यहाँ आ चुका है। इसने अपनी बुक के बीच से गन निकाली और माइकल को जान से मार दिया। साथ में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जेटलैंड को भी हैंड पे शूट किया। फिर सबको बताया कि इसने हजारों लोगों को मारा था, मैंने सब खत्म कर दिया। बट यहाँ के लोग शेर सिंह को गालियां दे रहे हैं। फिर पुलिस शेर सिंह को जेल ले गई। अब कुछ मीडिया वाले माइकल के फेवर में बोल रहे हैं तो कुछ इंडिया के फेवर में कि इंडियन कभी कुछ नहीं बोलते। शेर सिंह ने 1919 का रिवेंज अब 21 साल बाद लिया है। अब कॉपीकर के ग्रुप के मेंबर डर रहे हैं कि कहीं शेर सिंह इनका नाम ना ले ले। साथ में प्राउड भी फील कर रहे हैं कि शेर सिंह ने कर दिखाया। इस एक्ट को 12 से 15 देशों की मीडिया ने कवर किया है। अब पुलिस शेर सिंह के घर पर इन्वेस्टिगेट करती है। यहाँ इनको शेर सिंह के पासपोर्ट्स का कलेक्शन मिला। फिर उन सब इंडियन से पूछताछ हुई जो रिसेंटली इंडिया से यहाँ शिफ्ट हुए थे।
अब ये लोग कोपिकर और दूसरे ग्रुप मेंबर्स तक भी जा चुके हैं, क्योंकि शेर सिंह इनसे कभी कभी मिला करता था। ये बात पुलिस को लोगों से पता चल गई थी, बट कोपिकर बोलता है कि हम किसी कम्युनिस्ट पार्टी को बिलोंग नहीं करते। शेर सिंह ने जो भी किया वो अकेले ने किया, हम बस कभी ही गुरुद्वारे जैसी जगह कोइंसिडेंटली मिल जाते थे। अब ये लोग शेर सिंह के पास्ट का पता लगा लेते हैं कि वो पंजाब में पैदा हुआ था, 6 साल का था जब उसके पेरेंट्स की डेथ हुई। वो और उसका भाई अनाथ आश्रम में बड़े हुए हैं और शेर सिंह का कोई रिलेटिव भी नहीं है। 1999 के टाइम शेर सिंह पंजाब में ही एक कॉटन मिल में काम करता था। इमिग्रेशन रिकॉर्ड से पता चलता है कि शेर सिंह 1933 से अब तक कई बार लंदन आ चुका है। ये हर बार अलग अलग नेम यूज करता था। शेर सिंह सबसे पहले ईस्ट लंदन में आया था और हर 6 महीने में अपनी जगह बदलता रहता था। उसने अलग अलग जगह रहकर अपने फ्रेंड से कांटेक्ट बनाया होगा। पुलिस को शेर सिंह का अब तक का सारा रिकॉर्ड मिल चुका है कि इसने लंदन में अब तक क्या क्या किया, कहाँ पे काम किया, बट इन्हें अभी तक ये नहीं पता कि शेर सिंह किससे मिला हुआ है। इनको डाउट है कि शेर सिंह की हेल्प जर्मन्स ने की है, वे और भी अटैक कर सकते हैं। अब पुलिस शेर सिंह को इंटेरोगेट करते हुए बहुत टॉर्चर करती है ताकि शेर सिंह अपनी ऑर्गेनाइजेशन का या अपने फ्रेंड्स का नेम बता दे और अपने नेक्स्ट प्लान्स के बारे में भी बताए। इन लोगों ने एक आयरन नेल को गर्म करके शेर सिंह की फिंगर में भी चुभाया था, बट शेर सिंह एक वर्ड भी नहीं बोला इस टॉर्चर के बाद भी। शेर सिंह बोलता रहा कि मैंने डेथ देखी हुई है, मुझे पेन फील नहीं होता। अब ये पुलिस वाले उस रशियन लेडी को बुला लेते हैं जिसके यहाँ शेर सिंह सबसे पहले रुका था। इससे इनको पता चला कि शेर सिंह से एक इंडियन मैन और एक ब्रिटिश लेडी एलिन मिलने आया करती थी। एलिन कम्युनिस्ट पार्टी की है, इसी ने शेर सिंह की हेल्प की होगी। अब पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ एलिन बाकी कम्युनिस्ट लोगों के साथ प्रोटेस्ट कर रही थी कि इम्पेरियलिज्म को बंद करो। शेर सिंह को इसके बारे में कोपिकर से पता चला था। अब शेर सिंह इससे हेल्प लेने को बात करता है। एलिन इससे इसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछती है। शेर सिंह भगत सिंह वाला ग्रुप HSRA के बारे में बताता है। एलिन ऑलरेडी भगत सिंह को जानती है, पर यह वायलेंस में बिलीव नहीं करती, ये शांति से रिवॉल्यूशन चाहती है, तो ये शेर सिंह की हेल्प नहीं करती और इसे वापस इंडिया भेजकर इंडियंस के साथ ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट करने को बोलती है। अब प्रेजेंट में डिटेक्टिव स्वेन अगेन शेर सिंह से उसका नेम और बाकी डिटेल पूछने आता है, बट आज भी शेर सिंह कुछ नहीं बोलता, तो इसको अगेन मारा जाता है। फिर स्वेन ने एलिन के बारे में पूछा। ये शेर सिंह के लिए शॉकिंग था, बट इसने तब भी कुछ नहीं बोला। अब पुलिस एलिन को भी क्वेश्चन के लिए बुला लेती है। ये बोलती है कि शेर सिंह चुपचाप रहता था, मुझे उसके प्लान्स के बारे में कुछ नहीं पता था, ना ही उसके पास्ट के बारे में कुछ पता था। अब अगेन पास्ट का सीन दिखाया गया। यहाँ शेर सिंह अगेन अपने खबरी से मिलता है। ये IRA आयरिश रिपब्लिकन आर्मी से मिलने को बोल रहा है। वे लोग भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, तो शेर सिंह उनसे मिलने जा रहा था, बट वहाँ पहले ही पुलिस ने रेड की और उनको खत्म कर दिया। अब ये अगेन कोपिकर से मिला। वे इसको बहुत सारे पैसे देते हैं। शेर सिंह इनसे गन्स खरीदकर इंडिया भिजवाता है, बट कोलकाता पोर्ट पर वो गन्स पकड़ी गई जिसके पीछे IRA और इंडियन रिबेल्स के नेम आए। तो अब पुलिस ने IRA के इस आर्म्स डील करने वाली जगह पर भी छापा मार के सब खत्म कर दिया। अब कोपिकर यहाँ से शेर सिंह को रसिया भाग जाने को बोल देता है, क्योंकि अभी यहाँ इंडियंस पर ज्यादा नजर रखी जाएगी। शेर सिंह रसिया में एंटी कॉलोनियल कंट्रीज से मिलता है और उनसे हेल्प मांगता है, क्योंकि इंडियंस के पास वेपन्स नहीं है तो इनको हेल्प करनी चाहिए। बट ये बोलते हैं कि हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तैयारी में लगे हुए हैं, सोवियत संघ तुम्हारी हेल्प करेगा बट अभी नहीं कर पाएगा। कुछ टाइम बाद शेर सिंह वापस लंदन आ गया। यहाँ ये अगेन अपने खबरी से मिलता है। इस खबरी ने माइकल का एड्रेस निकाल लिया है। अब शेर सिंह माइकल को फॉलो करने लगता है। एक डे एक क्लब में माइकल स्पीच देता है कि जनरल डायर मरने के टाइम टूट चुका था, बट उसने जो अमृतसर में किया उसका उसको कोई अफसोस नहीं था, ना ही मुझे उसका कोई अफसोस है। उस डे हमने जो किया उसकी बहुत जरूरत थी, उसमें हमने बागियों को दबाया था, जिसकी अहमियत आज भी महसूस की जा सकती है। पंजाब में उस अटैक के बाद गांधी ने अपनी रिपोर्ट में बोला था कि मेरा इरादा इंडियन पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस को कुचलना था, पर नहीं, मेरी इंटेंशन तो बस रिबेल्स को कुचलने की थी और मैंने किया भी। सब लोग तालियां बजा रहे थे, बट शेर सिंह के अंदर अब आग जल रही है। इस टाइम शेर सिंह सेल्समैन का काम करता था। ये एक डे पेन सेल करने को माइकल से मिला और उसको फ्री में वो पेन दे दिया। यहाँ माइकल अपनी थिंकिंग जो इंडियंस के बारे में है वो शेर सिंह को बताते हैं कि वर्कर्स और किसान लोग हमेशा ब्रिटिश गवर्नमेंट से खुश थी, बट जो एजुकेटेड स्टूडेंट थे उन्होंने कॉमन लोगों को भड़काया था।
तुम भी एजुकेटेड हो पर तुम समझदार हो जो यहाँ ब्रिटिश एम्पायर में हो। फिर शेर सिंह यहाँ से भी बिना कुछ बोले चला गया। अब प्रेजेंट में स्वैन अगेन शेर सिंह से पूछताछ कर रहे हैं। इनको आज भी ट्रस्ट नहीं है कि शेर सिंह बस माइकल के लिए रसिया से वापस आया था। इनको तो शेर सिंह का कोई बिग प्लान लगता है। अब ये पूछता है कि क्या तुम आज भी HSRA के लिए काम करते हो? तुमने भगत सिंह के साथ काम किया है। तो शेर सिंह बोलता है कि तुम भगत सिंह का नाम मत ही लो, तुम उसको नहीं जानते। तुमने अपनी लाइफ में क्या किया था जब तुम 23 साल के थे? स्वैन बोलता है कि मेरी न्यू ही गवर्नमेंट जॉब लगी थी और फादर बनने वाला था मैं, वो मेरे हैप्पी डेज थे। तो शेर सिंह अगेन बोलता है फिर तुम्हें भगत सिंह के बारे में बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। बट ये तो भड़क रहा है कि तुम्हारा भी वही हाल होगा जो भगत सिंह का हुआ था। अब पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ भगत सिंह अपनी HSRA के ग्रुप को रिबेल्स और टेररिस्ट के बीच डिफरेंस बता रहा है। ब्रिटिश इन लोगों को टेररिस्ट बुलाते थे बट ये रिबेल्स हैं। रिबेल्स किसी को टेरर से डराते या धमकाते नहीं है, बल्कि सिंबॉलिक एक्ट से अपने हक के लिए फाइट करते हैं ताकि उनके एक्ट से और भी लोग इंस्पायर हों। पास्ट में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली पर बॉम्ब फेंका था और फिर इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए खुशी से अरेस्ट हो गए थे। इसके बाद पुलिस ने HSRA के सभी ठिकानों पर अटैक करके सभी मेंबर्स को मार दिया था और कुछ को जेल में डाल दिया था, जैसे सुखदेव और राजगुरु। इसके बाद भगत सिंह की उनकी फ्रीडम फाइट को लेके क्या थॉट है ये बताया गया। भगत सिंह बोलते हैं कि मैं किसी के खून का प्यासा नहीं हूँ, ना ही मैं किसी कंट्री के अगेंस्ट हूँ। मैं तो बस एक आदमी के दूसरे आदमी के एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट हूँ। मुझे आज़ादी किस्तों में नहीं चाहिए, ना ही किसी तरह के सेमी इंडिपेंडेंस के झांसा चाहिए। मुझे पूरी आज़ादी चाहिए। बस इसलिए ये फांसी चढ़ गए ताकि पहरों को इनकी आवाज़ सुनाई दे। अब प्रेजेंट में स्वैन शेर सिंह से उसका रियल नेम पूछता है क्योंकि अब शेर सिंह के पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो इसको अपना नेम दुनिया तक पहुंचाने को बताना ही पड़ेगा। गाइस, शेर सिंह ने अपना नेम अपने हाथ पर लिखा हुआ था, राम मोहम्मद सिंह आजाद। इसमें राम भी है, मोहम्मद भी है और सिंह भी। ये नेम इंडियन की यूनिटी को दिखाता है। ब्रिटिशर्स ये नेम बाहर नहीं ला सकते थे, वरना उधम सिंह दुनिया के लिए हीरो बन जाता। अभी भी बहुत से लोग उधम सिंह के ही फेवर में उसको रिवोल्यूशनरी मानते हैं। अब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एक्सेप्ट करते हैं कि जनरल डायर ने वो मॉन्स्ट्रस एक्ट किया था जिसकी वजह से उधम सिंह ने आज ये किया, पर ये इसका इफेक्ट अपने एम्पायर पर नहीं होने दे सकते थे। उधम सिंह का लॉयर इस केस को लंबा खींचना चाहेगा, बट ये चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाए। ये लोग मीडिया में बोलते हैं कि उधम सिंह एक टेररिस्ट है, उसका कोई एम या कोई मेन पर्पस नहीं था, ना ही वो किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, वो तो बस एक पागलपन में किया गया एक्ट था। अब उधम सिंह को दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है और यहाँ भी बहुत मारा गया। अब ये लोग उधम सिंह को एक सन की प्रूफ करने को, उसकी छोटी छोटी फाइट्स के लिए उसे फंसाना चाहते हैं। ये एक आयरन मिल फैक्ट्री में गए, वहां उधम सिंह की अपने सुपरवाइजर से फाइट हुई थी क्योंकि वे इन वर्कर्स को स्लेव जैसी ट्रीट कर रहे थे। तो यहाँ से इनको मिला कि उधम सिंह वायलेंट है। फिर इन लोगों ने उधम सिंह के इन्फॉर्मर को अरेस्ट किया, उसको टॉर्चर किया और जबरदस्ती एक पेपर पर साइन कराया कि इसने उधम सिंह को 2 बार पिस्टल दी है, वो एक क्रिमिनल था। बाद में पुलिस ने उस इन्फॉर्मर को जान से मार दिया। अब उधम सिंह को गवर्नमेंट की साइड से एक लॉयर मिल जाता है। ये उधम सिंह को कोऑपरेट करने को बोलता है ताकि उधम सिंह का केस कोर्ट में चल पाए। अब उधम सिंह लॉयर को अपना पास्ट बताता है कि मैंने पास्ट में माइकल से जॉब मांगी थी, वे मान गए। मैं उसके घर पर उसकी सभी मूवमेंट पर नजर रखता था। मुझे 2 बार चांस मिला था उसको जान से मारने का, बट मैंने नहीं मारा क्योंकि उसकी थिंकिंग थी कि पंजाब में जो 1999 में हुआ वो लोग वही डिजर्व करते थे। कोई बगावत करेगा तो उसको मेडल तो नहीं मिलेगा। रूल करने को डर का होना जरूरी है। पंजाब में बगावत ज्यादा हो रही थी, वहाँ खून की 6th रिवर बहना जरूरी था। डर ने अपना काम किया, वो एक्ट ब्रूटल नहीं था। माइकल की ये थिंकिंग जानने के बाद मैंने जॉब छोड़ दी, वरना मैं उसको वहां मार देता और वो प्रोटेस्ट ना होता। दुनिया को लगता है कि एक वर्कर ने मालिक को मार दिया है, इसका सारा शक वर्कर्स पर जाता और उनको भी प्रॉब्लम होती। इसके बाद उधम सिंह ने आयरन मिल में काम किया था और वहां अपने सुपरवाइजर से फाइट होने की वजह से पुलिस केस हो गया था। तब कॉपीकर ने इसको सेव किया और इनके ग्रुप से दूर जाने को बोल दिया क्योंकि उधम सिंह का गुस्सा इनके ग्रुप के लिए भी खतरा बन गया था। उधम सिंह चाहता था कि यही सही टाइम है जब वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से ब्रिटिश हिटलर से डरी हुई है। अगर अभी हम यहाँ कुछ करते हैं तो इसकी न्यूज़ पूरे वर्ल्ड में जाएगी। बट अब इसको यहाँ से कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाला था क्योंकि ये वॉर के बाद कुछ करना चाहते हैं।
अब उधम सिंह वापस इंडिया जाने को एयरपोर्ट पर गया, बट यहाँ इसे 5 मिनट वेट करने को बोला गया। ये बंदा पुलिस को उधम सिंह पर शक होने की वजह से कॉल कर देता है। जैसे ही उधम सिंह को कुछ गड़बड़ लगी, ये यहाँ से भाग जाता है। बाहर इसे एक पैम्पलेट दिखा जिसमें माइकल एक स्पीच देने वाला है। ये अच्छा मौका है उधम सिंह के लिए, तो ये एक गन खरीदता है और फिर उस हॉल में जाकर माइकल को जान से मार देता है। अब प्रेजेंट में उधम सिंह को कोर्ट में लाया गया। यहाँ उधम सिंह ने चिल्ला चिल्ला कर बोला कि मैं गिल्टी नहीं हूँ, माइकल गिल्टी था। गिल्टी ब्रिटिश गवर्नमेंट है जो इंडिया को लूट रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, इनोसेंट्स को मार रहे हैं। मैं फ्रीडम फाइटर हूँ, ये मेरा राइट है फाइट करना। बट यहाँ पे उधम सिंह की कोई बात नहीं सुनी गई और लॉयर ने प्रूव कर दिया कि उधम सिंह पहले भी जेल जा चुका है, इसने 2 बार गन खरीदी थी, ये गिल्टी है। अब जज ने उधम सिंह को फांसी की सजा दे दी और मीडिया को कोर्ट का कोई भी वर्ड रिपोर्ट करने से मना कर दिया। अब उधम सिंह इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए वापस जेल चला जाता है। जेल में उधम सिंह ने खाना खाना ही छोड़ दिया, तो पुलिस को लगने लगा कि अगर उधम सिंह भूख से मर गया तो शहीद कहलाया जाएगा। इसलिए इन लोगों ने उधम सिंह के मुंह में पाइप डालकर जबरदस्ती उसको खाना खिलाया। अब स्वयं एक लास्ट टाइम उधम सिंह से मिलने आता है। ये बोलते हैं कि मुझे समझ आ गया है कि तुमने कभी किसी को नहीं मारा है, फिर ऐसा क्या हुआ था कि तुम ऐसे बन गए। अब उधम सिंह 99 में क्या हुआ था वो पास्ट बताता है। 99 में पंजाब में रोलेट एक्ट को वापस लेने को बहुत बड़ी भीड़ प्रोटेस्ट कर रही थी। उनको दबाने को अंग्रेजों ने कर्फ्यू लगाया हुआ था, कोई भी रोड पर ग्रुप में नहीं चल सकता था। तब पंजाब में हजारों लोग इकट्ठा होकर शांति से रोलेट एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने वाले थे जलियांवाला बाग में। माइकल को जब इस बात का पता चला तो इसने उन पर गोलियां चलवाने का डिसीजन ले लिया और इसके लिए जनरल डायर को भेजा। इसने गांधी को पंजाब आने से रोकने का और सभी स्टूडेंट्स को जेल में डालने का भी ऑर्डर दे दिया। साथ ही नेक्स्ट डे के सारे न्यूज़पेपर्स को भी जलाने का ऑर्डर दे दिया। इसने अब पंजाब में मार्शल लॉ भी लगा दिया ताकि जनरल डायर को शूट एट साइट की भी परमिशन मिल जाए। नाइट में माइकल ने जनरल डायर से बात की और उसे इस प्रोटेस्ट को रोकने की एक मिसाल सेट करने को बोला ताकि कभी कोई ऐसे प्रोटेस्ट ना करे और सबको खौफनाक सजा मिले। उधर पंजाब में उधम सिंह एक लड़की को प्यार करता था। ये लड़की बोल नहीं सकती थी। कल ये भी जलियांवाले बाग में प्रोटेस्ट करने जाने वाली है, बट उधम सिंह नहीं जाने वाला था। अब कल जब हजारों लोग प्रोटेस्ट करने वहां पे गए तो जनरल डायर ने वहां से निकलने वाले ओनली वे को ब्लॉक कर दिया और हजारों निहत्थे बच्चे, बूढ़े, औरतें, आदमी सबको जान से मार डाला। पूरा ग्राउंड लाशों के ढेर से भर गया था। नाइट में उधम सिंह का एक दोस्त वहां से पेन में कर्राते हुए वापस आया। तब उधम सिंह को जलियांवाला बाग कांड का पता चला। ये जल्दी से वहां अपने लव को देखने जाता है, बट वहां इतनी ज्यादा डेड बॉडीज थी, इतनी ज्यादा कि पैर भी रखने की जगह नहीं थी। हंड्रेड्स बच्चे, औरतें, आदमी सब तड़प रहे थे पेन से। वे जिंदा थे पर इतना ज्यादा पेन में थे कि आवाज लगाकर हेल्प भी नहीं मांग पा रहे थे। उधम सिंह यहाँ से एक एक करके दर्द में तड़पते हुए लोगों को उठाकर हॉस्पिटल ले जाने लगा। इसके दोस्त भी यही कर रहे थे। ये लोग इस ग्राउंड में जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि कोई जिंदा है, कोई जिंदा है। इतनी लाशें थी वहां पे कि जिन्ना तड़पते आदमियों को ढूंढना मुश्किल था। उधम सिंह ने पूरी रात जख्मी लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाने को अपनी जान लगा दी। इस टाइम यहाँ कर्फ्यू भी लगा हुआ था, तो सारे काम पुलिस से छिपते हुए कर रहे थे ये लोग। उधर हॉस्पिटल में इतनी फैसिलिटी भी नहीं थी, लोगों को बचाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। लोग दर्द से चिल्ला रहे थे। इस चीख को सुनकर कोई बिना रोए नहीं रह सकता। ग्राउंड में कुत्ते आ चुके थे और डे में गिद्ध, चील आसमान में उड़ रहे थे। यही वो सीन है इस मूवी का जिसको देखकर कोई भी रो देगा। मूवी के एंड का 1 आवर बस इसी पेन को दिखाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग डायर बोलता है कि मैं पूरी रात नहीं सो पाया, बट अभी भी कर्फ्यू मत हटाना, 8 बजे कर्फ्यू हटाना ताकि लोग अपने रिलेटिव्स को जला सके। इसको 1% भी अपने एक्ट पर गिल्ट नहीं था। अब प्रेजेंट में स्वयं ये सब जानने के बाद उधम सिंह से पूछता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ क्या। तो उधम सिंह बोलता है कि सबको बताना मैं क्रांतिकारी था। एलिन भी लास्ट टाइम उधम सिंह से मिलने आई और ब्रिटिशर्स को सॉरी बोलने को बोल रही है ताकि इसको फांसी की सजा ना मिले। बट उधम सिंह तो अब खुश है कि ये अपने फ्रेंड्स को मिल पाएगा। फिर उधम सिंह को फांसी दे दी गई। बाद में उधम सिंह की बॉडी उतारने के बाद पता चला कि उधम सिंह ने अपने हाथों में भगत सिंह की फोटो पकड़ी हुई थी। बाद में जनरल डायर और माइकल के अगेंस्ट एक कमेटी भी बैठी। ये दोनों यहाँ बिल्कुल सॉरी नहीं है। जनरल डायर बोल रहा है कि मार्शल लॉ लगा हुआ था, उन लोगों ने लॉ तोड़ा था, तो मैंने बस अपनी ड्यूटी की है।
माइकल ने बोला कि अगर जनरल डायर ने उस भीड़ को फोर्सफुली नहीं भगाया होता तो वो भीड़ कुछ बिग करने का प्लान कर रही थी, वो लोग सारी हदें पार कर देते। अब एंड में एक और ऐसे ही मैसेकर के बारे में बताया गया जो बंगाल में हुआ था। वहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मैन मेड भुखमरी से 4 मिलियन लोगों की जान ली थी और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड में 2.6 मिलियन इंडियंस मारे गए थे। अब ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। गाइस, मूवीज से अलग एक और फ्री सर्विस हम आप लोगों के लिए करते हैं, जहाँ पे आपको शॉपिंग करने पे ब्रांडेड चीजों पर अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। कुछ स्पेशल ओकेजन्स पर आपके फेवरेट ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स पर ब्रांडेड चीजें हैवी डिस्काउंट के साथ अवेलेबल होती हैं। हम आपको वही चीजें इस ऐप प्रोवाइड करा देते हैं। ज्यादा इन्फो के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना। हे गाइस, ऑनलाइन शॉपिंग तो अब लोग करते ही होंगे, बट अगर वो शॉपिंग और भी ज्यादा सस्ते में हो जाए, मैंने खुद ये रियलमी का हेयर ड्रायर ओनली 444 रुपीज में बुक किया है। इसी के साथ ही साथ इधर आपको स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, टीवी, शूज, क्लोथ्स बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेंगे, जो कि लिमिटेड टाइम के लिए आपकी फेवरेट शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर आती है। वो हम आपको बताएंगे। सो ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कीजिए। रजिस्टर करने के बाद सर्च करें सेव पैसा, देन ये रहा ग्रुप। अब आप ज्वाइन हो जाइए और ग्रुप में जरूर एक्टिव रहिए लिमिटेड डील्स को ग्रैब करने के लिए। ये डिस्क्रिप्शन के लिंक से भी आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। सो जल्दी ग्रुप ज्वाइन करें और ऑफर्स को ग्रैब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपना ओपिनियन इस मूवी के बारे में या हमारे चैनल और इस वीडियो के बारे में हमें कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन